बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो उस मसले पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस मकड़ जाल की कि अपने ही बुने जाल में किस तरीके से उलझ रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश अपनी हरकतों के कारण मुसीबतों के मकड़ जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहला कारण, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री यानी कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग आज संकट में है। आंतरिक हिंसा और अस्थिरता के कारण दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड यहां कारोबार बंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 30 पैसे की लागत से बनी शर्ट बाहर 3,000 रुपए तक बिकती है। लेकिन अब दुनिया के बड़े ब्रांड बांग्लादेश के बजाय भारत की ओर रुख कर रहे हैं। बांग्लादेश के संकट का दूसरा कारण है अराकान आर्मी। बांग्लादेश की सीमा पर रखाइन पर इसका पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। म्यांमार की सेना यहां से भाग चुकी है। अराकान बांग्लादेश से कई कारणों से खफा है। तीसरा कारण, सेंट मार्टिन द्वीप। ये वही आइलैंड है जिसके लिए जानकार कहते हैं कि शेख हसीना सरकार इसी के कारण गिरी। सियासत की कहानी यही है कि अमेरिका यहां पर एयरबेस बनाना चाहता है। शेख हसीना ने मना कर दिया। शेख हसीना ने विपक्ष पर इसे अमेरिका को बेचने का आरोप लगा दिया। हालांकि वॉशिंगटन इसका खंडन कर चुका है। चौथा कारण आंतरिक हिंसा, जिसके बारे में आपसे कुछ छुपा नहीं है। पांचवा कारण है आंतरिक सरकार। यह तात्कालिक है, विकास के नाम हो या फिर कैसे हो, कारण और भी है। पाकिस्तान चाइना की चाल में फंसा बांग्लादेश परेश बरुआ और पूर्व गृह राज्य मंत्री सहित 14 लोगों की सजाए मौत को रद्द कर देता है। कट्टरपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लोगों के रोजगार के बदले हथियारों पर पैसे खर्च हो रहे हैं। हर दुख में खड़े और आजादी दिलाने वाले अपने सबसे बड़े शुभचिंतक दोस्त भारत को नाराज कर देता है। कुल मिलाकर अंदर बाहर मुसीबतों का जाल ऐसा है कि बांग्लादेश का इससे निकलना अब मुश्किल दिख रहा है। और तमाम बातों के साथ साथ बहुत सारे सवाल उनके जवाब लोगों ने दिए हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि बांग्लादेश और म्यांमार में जो हिंसा फैली है, क्या उसके पीछे अमेरिका के सेंट मार्टिन द्वीप पर एयरबेस की चाहत है? 63% लोगों ने कहा ऐसा ही है। 29% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ म्यांमार के बौद्ध विद्रोहियों के गुट अराकान आर्मी का साथ मिल रहा है? 56% लोगों ने हाँ कहा है। 40% लोगों ने ना कहा है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश में भारत विरोधी उल्फा चीफ परेश बरुआ, बीएनपी नेता लुत्फुज्मा बाबर की सजाए मौत रद्द कर दी गई है। आपकी राय क्या है? 21% लोगों ने कहा है कि भारत को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है। 30% लोगों ने कहा कट्टरपंथी सोच है। 44% लोग बता रहे थे कि चीन और पाकिस्तान मिलकर साजिश रच रहे हैं और 5% लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते। चर्चा कर लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं संजीव जी के पास चलूँगा। संजीव जी, बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। आर्थिक गलियारे में भी बांग्लादेश घिर रहा है, उधर म्यांमार के बॉर्डर पर बांग्लादेश घिर रहा है। सुना जा रहा है कि अराकान आर्मी लगातार घुस रही है, कई किलोमीटर तक कब्जा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच दो सवाल हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेंट मार्टिन जो द्वीप है, शेख हसीना ने खुद ही आरोप लगाया कि अमेरिका कब्जा करना चाहता था। साहब, मैंने परमिशन नहीं दी, मैंने सहमति नहीं दी, मैंने साथ नहीं दिया, तो मेरी सरकार बदल गई। क्या ये सही है? देखिए मनोज जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है, वो शेख हसीना की सरकार के ऊपर सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के दबाव बना रहा था। यद्यपि कि आधिकारिक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ऐसी खबरों का खंडन किया गया, लेकिन जिस तरीके से स्वयं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीधा सीधा किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक व्हाइट मैन की उन्होंने चर्चा की और सामान्यतया ये माना जाता है कि वो व्हाइट मैन डोनाल्ड लू थे।
जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश विभाग के एक बड़े अधिकारी हैं। और इस तरीके का जो आरोप है वो सीधा-सीधा शेख हसीना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर लगाया था और उनकी सत्ता को अपदस्थ होने में उन्होंने इस व्हाइट मैन की एक बड़ी भूमिका उसको बताया था। जाहिर है कि अमेरिका का डीप स्टेट बांग्लादेश की जो स्थितियों में अपना इंटरवेंशन कर रहा था। यद्यपि कि हम ये जानते हैं मनोज जी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बाइडेन प्रशासन है वो शेख हसीना के द्वारा जो वहां पर लोकतंत्र की स्थिति थी उसको लेकर के शेख हसीना की सरकार की वो बड़ी आलोचना करते थे, खुली आलोचना करते थे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन वगैरह न कराने को लेकर के समय समय पर विदेश विभाग अमेरिका का जो है उससे बयान आते थे। लेकिन अमेरिका का डीप स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात की संभावना हो सकती है कि वर्तमान समय में जो म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो स्थितियां बिगड़ी हैं, जिस तरीके से एक बड़े भाग जो बांग्लादेश का जो टेक्नाफ रीजन है, जिसके के अंतर्गत सेंट मार्टिन आइलैंड भी आता है, जो कि बांग्लादेश का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ऐसे क्षेत्रों पर अराकान आर्मी अपना प्रभाव, अपना जो कब्जा है वो बढ़ाती जा रही है और वो सेंट मार्टिन आइलैंड को भी अपने कब्जे में ले सकती है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं वो इस बात का संकेत है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट बाइडेन प्रशासन के दौरान, मैं ट्रंप प्रशासन के बारे में नहीं कहूंगा, अभी वो आने वाला है और ट्रंप प्रशासन का जो रुख है वो डीप स्टेट को लेकर के और बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर के भिन्न है। लेकिन बाइडेन प्रशासन के दौरान ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका के डीप स्टेट ने बांग्लादेश की स्थितियों में जो उथल पुथल हुई है उसको करने में एक भूमिका निभाई ये है। बड़ी बात आप कर और रहे हैं क्योंकि हर तरफ इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत को अगर चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर किसी ने की है तो वो अमेरिका का डीप स्टेट है और डीप स्टेट लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है। इस बात की भी चर्चा लगातार की जा रही है कि बाइडेन जो कि राष्ट्रपति रहे हैं, 20 तारीख के बाद स्थितियां बदल रही हैं। अब बाइडेन कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करते थे, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखते जरूर थे, लेकिन उस दौर में भारत के खिलाफ कई सारी ऐसी रणनीति बनाई गई जिन्होंने भारत को नुकसान किया है। आप मानते हैं? जी जी, देखिए डीप स्टेट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो गतिविधियां होती हैं वो साजिश परक होती हैं, कॉन्स्पिरेशनल अप्रोच होता है और वो जाहिर है कि चाहे वो भारत का जैसा एक उनका जो क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसको कि हम कहते हैं कि आज हमारी अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप है वो कंप्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको ऐसी स्थितियों में भी वो साजिश करने से बाज नहीं आते हैं। और ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स होते हैं ये जाहिर है कि अवसरवादी होते हैं, वो एक साम दाम दंड भेद के आधार पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने की कोशिश करते हैं और ये छुपे तौर पर काम करते हैं, ये सामने नहीं आते। जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका के विदेश विभाग ने कभी भी सेंट मार्टिन आइलैंड्स को लेकर के कोई सीधा सीधा आधिकारिक दावा नहीं किया। लेकिन जो पर्दे के पीछे से जो गुप्त रूप से जो साजिशें हैं वो अमेरिका के डीप स्टेट और वहाँ की जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट थे, वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिल करके रची और जाहिर है कि उसका जो परिणाम हुआ है वो शेख हसीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और सीधा सीधा उन्होंने एक व्हाइट मैन के ऊपर आरोप लगा दिया। शेख हसीना भी इस डीप स्टेट एलिमेंट के चरित्र को जानती हैं कि ये छुपे तौर पर काम करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। इसी वजह से शेख हसीना ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक व्हाइट मैन की उन्होंने चर्चा अवश्य की। तो ये स्पष्ट है कि डीप स्टेट एक्टिव रहा है और भारत के हितों के खिलाफ भी वो कार्य करता है अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के आपको साधने के लिए। लेकिन इतना कहने के बाद मनोज जी, जहां तक मैं भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि डीप स्टेट अमेरिका का चाहे जो भी साजिशें करे, लेकिन अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सामने दिखने वाली जो सरकार है, वो इस बात को जानती है और अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इस बात को जानता है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो विश्व के दो सबसे बड़े और महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। और ये जो संबंध है 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में एक है। और भारत में अगर कुछ वामपंथी दलों को आप साइड में करते हैं तो भारत के सभी दल इस बात को जानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप कितनी महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से चाहे कितनी भी डीप स्टेट एलिमेंट की जो तात्कालिक जो संकीर्ण राजनीतिक उनका जो स्वार्थ होता है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका का चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आने वाला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या पिछले हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देखा है कि सभी में भारत के साथ एक गहरी पार्टनरशिप को डेवलप करने की उनकी एक मंशा रही है, एक अप्रोच रहा है। और सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान, चाहे वो डेमोक्रेटिक रहे हों चाहे रिपब्लिकन रहे हों, भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है
उसने हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन किया है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत प्रगति हुई है। और जिस तरीके के वैश्विक चैलेंजेस हैं, चाइना का जो चैलेंज है, आतंकवाद की जो चुनौती है, विश्व में एक जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के इम्पेरेटिव्स हैं, वातावरण परिवर्तन का संकट हो या ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, हर जगह भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। और बहुत इसको बहुत बड़ा रोल कोई प्ले भी करेगी, इसके लिए सबको इंतजार भी है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ और दो सवाल मैंने लोगों से पूछे, दर्शकों से हमने पूछे, उस पर लोगों ने अपनी राय दी है। एक और सवाल था कि भारत विरोधी उल्फा चीफ परेश बरुआ लंबे समय से चाइना में, बरुआ के जरिए चीन नॉर्थ ईस्ट में कोई नई साजिश रच सकता है। 71% लोगों ने हाँ कहा है, 26% लोगों ने ना कहा है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, दुनिया के बाजारों में मेड इन बांग्लादेश कपड़ा गायब हो रहा है, पूरी सप्लाई चेन बर्बाद हो रही है, जिम्मेदार कौन है? 39% लोगों ने कहा यूनिस सरकार, 23% लोगों ने कहा कट्टरपंथी, 33% लोग विदेशी साजिश की बात कर रहे थे और 5% कुछ भी कहना नहीं चाहते। संजीव जी, उल्फा के सैन्य चीफ परेश बरुआ के बारे में तो हर कोई जानता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लगातार परेश बरुआ ने कोशिश की कि किस तरीके से आसाम को भारत से अलग किया जा सके। इसके साथ साथ हथियारों की सप्लाई, एक और वहाँ के पूर्व राज्य मंत्री हैं बाबर, उनको भी मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने शेख हसीना के ऊपर हमला करवाया, 24 लोगों की हत्या की और नॉर्थ ईस्ट में हथियार सप्लाई किए कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो डिस्टर्ब रहे। लेकिन हाईकोर्ट से इन सबको बरी कर दिया गया। जो मौत की सजा है वो माफ कर दी गई। परेश बरुआ की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। परेश बरुआ कहाँ है? परेश बरुआ चाइना में है, चाइना में लंबे समय से रह रहा है। वो क्या है? वो भारत का दुश्मन है, वो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, वो भारत को आसाम से अलग करना चाहता है, इसलिए उसका नाम ओसाम परेश भी पड़ा। तो ये जो तमाम बातों के साथ साथ ये जो संकेत बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं, ये तो सीधा सीधा भारत के खिलाफ संदेश है कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है बांग्लादेश। यूनिस सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है। मनोज जी, निसंदेह जैसा कि आपने कहा कि ये जो संकेत हैं ये अच्छे संकेत नहीं हैं। इसमें ये खतरनाक साबित हो सकते हैं और भारत को इस तरीके की जो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर के बहुत सतर्कता बरतनी होगी, जो कि निसंदेह हमारी सरकार ऐसे कर रही है। हम बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं उसके ऊपर बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन परेश बरुआ जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार लिप्त रहा है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है मनोज जी कि बांग्लादेश में अनेक ऐसे जो कट्टरपंथी हैं, अनेक ऐसे आतंकी तत्व हैं, उनके ऊपर जो वर्तमान बांग्लादेश का एस्टेब्लिशमेंट है वो नरम रवैया अपना रहा है। यहाँ तक कि वहाँ की जो कोर्ट्स हैं उनके विरुद्ध नरम रवैया अपना रही हैं। जाहिर है कि बांग्लादेश में वर्तमान समय में जो एक छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथियों ने एक बड़ी साजिश जो रची है वो बांग्लादेश के पूरे एस्टेब्लिशमेंट को, एक लोकतंत्र को वहाँ के बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। और बांग्लादेश में जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, परेश बरुआ की जो सजा को, मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देना, बाबर की मृत्यु दंड की सजा को फिर से उम्र कैद में बदलना, और उसी तरीके से अल अंसार बांग्ला टीम नामक एक ऐसा आतंकी संगठन कि जिसके की संबंध अल कायदा जैसे आतंकी संगठन से रहे हैं, उसके चीफ जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर देना। और उसी तरीके से ये तो कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स हो गए। यदि आप शेख हसीना की, यदि आप मोहम्मद यूनुस की सरकार के अप्रोच को देखें तो मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों को के दबाव में आकर काम कर रही है। ऐसा लगता है कि वो कट्टरपंथियों को शह देने का कार्य कर रहे हैं। और जमात इस्लामी बांग्लादेश के ऊपर से उन्होंने प्रतिबंध हटाया, उसके जुड़ा हुआ एक कुख्यात जो छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के ऊपर से प्रतिबंध हटाया। अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं, उनको ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उन्हें फासिस्ट करार देती है। और शेख हसीना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को और उनके परिवार के सदस्यों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द कर देना और उनके भारत प्रत्यर्पण की मांग इत्यादि के संकेत देना। तो ये स्पष्ट है कि ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर रही है। ये सरकार इस मैंडेट के साथ इनको बैठाया गया था
कि ये निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे और एक ऐसा वातावरण बनाएंगे कि जिसमें कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द वहां पर चुनाव कराए जाए। जाहिर है कि गैर लेकिन निर्वाचित लेकिन जिस सरकार है, तरीके से निर्वाचित सरकार नहीं है। संजीव जी, जिस तरीके से यहाँ तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो भारत के तमाम ऐसे विरोधी हैं, उनको वो हवा देने की कोशिश कर रहा है, उनको मदद कर रहा है, सहायता भी पहुंचाएगा निश्चित तौर पर। जिस तरीके से पाकिस्तान में वीज़ा को लेकर और सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर बहुत सारी रियायतें बरती गई हैं, वो संकेत पता चलता है। लेकिन लेकिन वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, और जिस तरीके से म्यांमार की अराकन आर्मी वहाँ पर अटैक कर रही है, उसने कई किलोमीटर कब्जा कर लिया है, और ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो जो देश अपनी खुद की ज़मीन नहीं बचा पा रहा है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि म्यांमार क्या कर रहा है, वो कितने किलोमीटर हमारे अंदर घुस गया है, और कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली संगठन नहीं है। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा और उन्हीं से पूछने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद अली शाह, आप तो नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में रहे होंगे, उल्फा का आतंक आपने देखा है कि किस तरीके से उल्फा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, और ऐसे में उल्फा के सैन्य चीफ कमांडर परेश बरुआ को रियायतें बढ़ती जा रही हैं। वो परेश बरुआ जो चीन में मौजूद है, वो परेश बरुआ जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा है, वो परेश बरुआ जो भारत से असम को अलग करना चाहता है, उसकी आपने मौत की सज़ा माफ़ कर दी। आपने वहाँ के पूर्व मंत्री बाबर को जिसे कि मौत की सज़ा थी, आपने उसे माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में हथियार सप्लाई का काम करता है। उसने शेख हसीना पर हमला करवाया, उसने 24 लोगों की हत्या कर दी। तो ये जो संकेत हैं, वो संकेत तो यही बता रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी देश की इकोनॉमी पर। आपका कपड़ा उद्योग में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था, बांग्लादेश के कपड़े पूरे विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। सबसे सस्ते कपड़े 80 पैसे की जो शर्ट है वो 3000 की बिकती है, और आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। आपको मतलब है कि भारत को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, भारत को डिस्टर्ब कौन कर सकता है, वो सारा काम करना है। जी, देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है, और मैं बिल्कुल स्वयं नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में रह चुका हूँ, और वहाँ के असम राइफल्स के साथ भी मैंने सर्विस करी है। मेरे को हाल ही में कमेंडेशन कार्ड से भी नवाजा गया है असम राइफल्स के एज अ सिविलियन। देखिए, परेश बरुआ का इन्होंने जो सजाए मौत थी, इन्होंने लाइफ टाइम में तब्दील कर दी, और ये इन एब्सेंशिया, ये कुछ कंफर्मेशन है नहीं परेश बरुआ है कहाँ पे। वो चीन, कोई कहता है कोई चीन में है, कोई कहता है बांग्लादेश में है, कोई कहता है कहाँ पर है, किसी को कुछ पता नहीं। और जिस बाबर की बात करते हैं, इनके जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कई ऐसे से लोग, ये इनके इंटरेस्ट में, हित में क्या काम कर रहे हैं, केवल कुछ भी हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाए, कुछ भी हो ऐसा, तो ये काम ही ऐसा कर रहे हैं। जैसे आपको मैं स्मॉल एग्जांपल देता हूं, मैं रोजमर्रा का काम होता है, जैसे कि प्याज हो गई, आलू हो गया, शक्कर हो गई, ये कई सारी ट्रेड्स थी हिंदुस्तान के साथ। बांग्लादेश ने रद्द कर दिया हिंदुस्तान के साथ डील, कोई बात नहीं, कर दो, अपने पांव में कुल्हाड़ा मारो, आपको अगर मारना, आपको इतना बड़ा शौक है तो। आप डील करने लगे चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, वेस्टर्न पावर, अन्य यूरोप में अन्य देशों के साथ। आप चीन से फाइटर आप मंगवा रहे हो, कल कोई आप इन्फ्लुएंस हो, अपनी नाक साफ करने को काबिल नहीं है, अपनी नाक साफ नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, इनका क्या सफाई करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका इन्फ्लुएंस गलत हो रहा है। हमने 1971 में हमने ही बांग्लादेश को लिबरेट कराया, हमने ही जन्म कराया इनका, हमने ही वहां पर खून पसीना, अपने फौजी भाइयों ने, मेरे फादर स्वयं लड़े थे 71 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ, खूब लड़े, और उनकी पलटन खूब बहादुरी से लड़ी थी वहां पर। और यही मुल्क जिसकी पैदाइश हमने करी, यही मुल्क आज की तारीख में शेख हसीना के जाने के बाद 4 दिन के बाद वहां पे हिंदू भाइयों बहनों के साथ नरसंहार शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई। इसकी अभी मेरे ख्याल से वक्त आ गया है हिंदुस्तान का भी, एक हर कोई मुसलमान को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, उठानी चाहिए, और बोलना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहा है बांग्लादेश में, वो कतई मंजूर नहीं होगा। ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन संजीव साहब, हम अपने दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर तो अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं ढाका में तबलीगी जमात के 2 गुट
आपस में, एक मौलाना साद और एक मौलाना साद और मौलाना असद के आपस में लड़ गए, आपस में वहां दंगा शुरू हो गया, आपस में मारपीट शुरू हो गई। यानी कि जो अतिवाद है वो आप अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, आपस में मुस्लिम समुदाय के लोग भी लड़ रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिस सरकार को, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना है, उसकी रणनीति बनाना है, उन तमाम लोगों को शेल्टर देना है, बस यही है। देखिए मनोज जी, ये जो इस तरीके के कट्टरपंथी होते हैं, इनकी जो सोच होती है आसुरी सोच होती है, शैतानी सोच होती है। और ये जो शैतानी सोच इनको आपस में भी लड़ा सकती है। और ये जैसा कि आपने जिक्र किया, दिखाया कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और जाहिर है कि इस तरीके के अगर कट्टरपंथी नकारात्मक सोच वाले जो एलिमेंट्स हैं, यदि वो बांग्लादेश में प्रभावी होंगे तो वो बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य को बिल्कुल रसातल में ले जाएंगे, अंधकार में बनाएंगे। और बांग्लादेश की स्थितियां वैसे ही बन सकती हैं जैसे कि आज हम पाकिस्तान को देख रहे हैं। और यही जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बांग्लादेश के जो भी वहां पर एक अच्छी सोच रखने वाले जो भी लोग हैं, वहां की जो सिविल सोसाइटी है, वहां के जो भी प्रोग्रेसिव मानसिकता के जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन सभी की ये जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने समय समय पर अपने अनेक जो प्रेस ब्रीफिंग में अपील की, और हमारे जो विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने भी इन्हीं सेंटिमेंट्स को दोहराया जब वो बांग्लादेश की यात्रा पर थे, कि ये बांग्लादेश की जिम्मेदारी है, वहां की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोकतंत्र के भविष्य को बचा करके रखे। और उसके लिए इन कट्टरपंथी आसुरी शैतानी शक्तियों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, कठोर कार्रवाई करनी होगी। इनको अपने प्रभाव को बढ़ाने से रोकना होगा। ये बांग्लादेश का पहला इम्पेरेटिव है। और बांग्लादेश यदि इस तरीके की कार्रवाइयों को करने में विफल रहता है तो वो पाकिस्तान जैसा अपना भविष्य बनाएगा। लेकिन मनोज जी, मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं जी। कि जिस तरीके से बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार का जो अप्रोच है, खासकर पाकिस्तान के प्रति, अभी आप कायरा के तस्वीरों को आप देखिए, और पुराना जो भी वहां की पाकिस्तान की सेना ने एक बहुत ही बड़ा जुल्म, अत्याचार, और जिसके के बारे में शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों के ऊपर जुल्म किए थे और भारत ने कितना बड़ा सपोर्ट किया था। वो पाकिस्तान के वो काले शायद वो इतिहास भूल को गया है, वो भुला शायद वो भूल गया है, भुला लेकिन करके अभी उसकी जो भी सरकार की कार्यप्रणाली है, वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो भारत के खिलाफ दिखाई दे रही है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, उसकी खुद की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। म्यांमार जैसा छोटा देश उसकी सीमा के अंदर कई सौ किलोमीटर घुस गया है और वहाँ पर कब्जा कर लिया है। तमाम जो जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया जा रहा है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रणनीति सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना और भारत के इर्द गिर्द रणनीति बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं संजीव जी का, शुक्रिया करना चाहता हूं मोहम्मद अली शाह साहब का। कुल मिलाकर इन तमाम बातों के साथ साथ बहुत सारे संकेत हैं जो बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं और वो सारे संकेत भारत के